साइंटिफिकली हालांकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रूवन है कि महाभारत हुआ था, एक युग था। आप इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के आपकी क्या राय है? एक नट सेल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1700-1800 बीसी के आसपास कहीं महाभारत और महाभारत से रिलेटेड जो संस्कृति थी, जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम लाइन के अंदर आने चाहिए। चलिए, आप इसको नकार नहीं रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसा इवेंट जो लोगों के दिलो दिमाग में उस समय से लाइव है। जनरली ये ओपिनियन होती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत टॉल थे। आपकी फाइंडिंग्स इस बात को सपोर्ट करती हैं? नहीं, वैदिक और हड़प्पन सेटलमेंट्स ये अलग अलग थे। वेद हमारे पास अर्लीस्ट रेफरेंस है और संभवतः वर्ल्ड के अर्लीस्ट लिटरेचर है हमारे हाथ में। दूसरा, एक तरफ जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अगर दोनों को कंपेयर करें तो पूरा वेद में सरस्वती की चर्चा है और सरस्वती के तट पे ये पल्लवित पुष्पित हुई। और अगर हड़प्पन कल्चर का लोकेशन को अगर हम देखेंगे तो मोस्टली सरस्वती के किनारे और एक तरफ इंडस के किनारे, यानी सप्त सिंधव या सप्त सरस्वती के किनारे आपको दिखाई देता है। हम ये बहुत अच्छे से ये कह सकते हैं कि हड़प्पन्स या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और जो वेद, जो अर्लीस्ट हमारा टेक्स्ट है, दोनों कहीं ना कहीं साम्यता रखता है, दोनों एक साथ जुड़े होंगे, ये निश्चित है। आपने महाभारत का जिक्र भी किया था जब आप सनौली के बारे में मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे। कुछ लोग इसको मिथ मानते हैं और साइंटिफिकली हालांकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रूवन है कि महाभारत हुआ था, एक युग था। आप इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के आपकी क्या राय है? देखिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है और मैं इस पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ कि किस तरह महाभारत क्या है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि महाभारत में जो चीज़ें कही गई हैं वो बहुत लंबे समय की स्टोरी है और वो धीरे धीरे विस्तार हुई हैं। यानी 8000 के लगभग श्लोक थी, उसके बाद 1 लाख तक का जो उसका रीच है, एक बहुत लंबे समय में उसमें विस्तार हुआ है। लेकिन भारतीय मनीषियों ने उसको इस तरह से वीव किया है कि वो स्टोरी एक जैसा दिखाई देता है। तो ये लिटरेचर का एक कमाल है। और इसमें अगर आप देखें जो कुछ अर्ली एपिसोड्स जो हैं कि उसमें क्या था और उसको विजुलाइज करने की कोशिश करें, तो तब हमें ये समझ में आता है कि पांडव और कौरव जो थे उनके साथ और कितने लोग जुड़े थे। ये सिर्फ एक छोटी जगह की स्टोरी तो थी, लेकिन इसको महाभारत क्यों कहा गया? क्योंकि इसके साथ अगर गांधारी गंधार से थी, वैसे ही पांचाली पंचाल से थी, कृष्ण उस समय द्वारिका में भी थे, और जो ओरिजिन अगर आप देखें तो मथुरा और उससे भी रिलेटेड था, जरासंध मगध से था। तो जो पार्टिसिपेशन था महाभारत में वो बहुत सारे अलग अलग जगह के पार्टिसिपेशन थे उसमें, युद्ध में। हम कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि युद्ध का जो तिथि क्रम है उसको समझना, क्योंकि एक कहानी में से इतिहास को निकालना ये बहुत आसान नहीं है। तो अलग अलग तरह से लोगों ने अपने तरह से उसको समझने की कोशिश की। जैसे कुछ लोग एस्ट्रोनॉमी से के थ्रू समझने की कोशिश किए और उन्होंने जो डेट दिया, कई स्कॉलर्स उसको 3010 BCE मानते हैं, कुछ स्कॉलर 1200 और 1100 BC का भी समय देते हैं। वैसे ही आर्कियोलॉजिकल आधार पे प्रोफेसर बीबी लाल ने उसको 900 से 1000 BCE के बीच में रखा था, क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट किए थे उसमें जो साइट उन्होंने एक्सकवेट किए और जो साइट इन्वेस्टिगेट किया था, वहाँ से जो उनको रिमेन्स मिले उसके आधार पे उन्होंने ये तिथिक्रम प्रपोज किए।
लेकिन हमें और बहुत सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो उस समय के कल्चर को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उसका कल्चर क्या रिफ्लेक्ट करता है महाभारत में। वो एक हीरोइक कल्चर हम कह सकते हैं कि उसमें योद्धाओं का, वॉरियर्स का, और उसको रिफ्लेक्ट किया गया। तो अभी से पहले जो रिमेन्स हमारे पास थे वो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए भी इसकी तिथि क्रम 900 और उसके बाद की दिया गया। जब 600 बीसी में उसमें जब हमें सेकेंड अर्बनाइजेशन, सो कॉल्ड सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात होती है और उसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उनके आधार पे इसको डेट किया गया, इसके तिथि क्रम को रखा गया। लेकिन एक होलिस्टिक अप्रोच में अगर पुराणों की जीनोलॉजी जो और महाभारत में जो लोग थे, युधिष्ठिर से लेके और उसके पहले की स्टोरी शांतनु से लेके और बाद निचक्षु तक, और निचक्षु के बाद नंदवंश, और उस समय तक जो 23-24 क्लान थे जो पुराणों में मेंशन है, उसकी बात करें, उसकी जीनोलॉजी की बात करनी होगी हमें। महाभारत के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की बात करनी पड़ेगी। वो सिर्फ और सिर्फ महाभारत के 3-4-5 साइट को ही नहीं, जैसे हस्तिनापुर, उनकी राजधानी, 5 विलेज जो मांगे गए थे जिसमें बागपत भी एक था, तो उन विलेज को, उसके अलावा जिन लोगों ने उस समय पार्टिसिपेट किया उन जगहों पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या है, तो उनका एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको समझना होगा। फिर इसके कल्चर को हम समझ पाएंगे कि ये महाभारत का कल्चर क्या रहा होगा। बहुत ज़्यादा अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत लंबा रिसर्च है, लेकिन एक नट सेल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1700-1800 बीसी के आसपास कहीं महाभारत और महाभारत से रिलेटेड जो संस्कृति थी, जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम में, इस टाइम लाइन के अंदर आने चाहिए। फर्दर जो अभी रिसर्च चल रहा है उसमें और थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि उसका समय क्या रहा होगा। चलिए, आप इसको नकार नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसके लिए और एविडेंस इकट्ठा करने की ज़रूरत है, हालांकि पैरेलली आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाभारत निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसा इवेंट जो लोगों के दिलो दिमाग में उस समय से लाइव है। आप कहीं भी चले जाएं, पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई देगी तो वो कहेंगे कि भीम की लाठी है, भीम का ये है, यहाँ पांडव आए थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये भारतीय संस्कृति में इसका कितना बड़ा रोल है। तो ये ऐसे हवा में हो ही नहीं सकता है। एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी थी डॉक्टर मंजुल, कि हाइट को लेकर के बहुत मिसकॉन्सेप्शन है कि हमारे पूर्वज इतने लंबे थे, या तो आपका आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या कहता है हाइट के बारे में लोगों, क्योंकि ये जनरली ये ओपिनियन होती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बहुत टॉल थे, हाइट बहुत होती है, और जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जा रहा है हमारी हाइट कम होती जा रही है। आपकी फाइंडिंग्स इस बात को सपोर्ट करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अभी भी कॉमन हाइट है, अगर आप देखें तो रीज़न वाइज डिफ़र करता है। अगर आप हरियाणा, पंजाब में जाएं तो उनकी हाइट आपको ज़्यादा मिलेगी, लेकिन वही नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो हाइट कम मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि किस तरह के आप इन्वायरमेंट में हैं और कहाँ आप ग्रो हो रहे हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप एनिमल्स को भी अगर आप देखें तो जो आपको हरियाणा, पंजाब और इसमें दिखेंगी बड़े हिस्ट पुस्ट एनिमल, चाहे बकरी, और वही आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं या आप उधर पहाड़ों में चले जाएं तो छोटे छोटे गायें मिलेंगी और वो मिलेंगी। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में मैं मगर बात कर रही हूँ आपके एक्सकवेशंस में जो आप एक्सकवेशन में मिलते हैं, जो आपको रिमेन्स मिलते हैं, उनके बारे में। हाँ, उनकी हाइट कॉमन हाइट है जो नॉर्मल हमारे यहाँ आज भी जो लोग हैं 5 फीट 6 इंच से लेके 7 इंच 8 इंच तक के रिमेन्स मिले हैं। तो ये एक कॉमन हाइट है वो रीज़न वाइज। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत हाइट का कोई रोल नहीं है। ये गलत थ्योरी है कि बिल्कुल, ये मिसकंसेप्शन है। है। नॉलेज सिस्टम कितना इलैबोरेट
आप मानते हैं कि रहा होगा उस वक्त का? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कई उदाहरण देना चाहूँगा। पहला, अगर धौलावीरा एक्सकवेशन को आप देखें तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, राइट एंगल पे रोड दिखाई देंगी, नालियों का सिस्टम दिखाई देगा, वाटर को कैसे मैनेज करते थे वो इरिगेशन सिस्टम दिखाई देगा, बड़े बड़े रॉक कट टैंक बनाए गए जिसमें वाटर स्टोरेज के लिए। तो बहुत सारे तकनीकी एडवांसमेंट आपको दिखाई देंगे जो आर्किटेक्चरल फीचर को दर्शाता है और उस समय की। जबकि उस समय आपके पास आयरन टूल तो अवेलेबल नहीं था, फिर भी उन लोगों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था वो अमेजिंग है, जो शायद आज भी हम कई बार सोच नहीं पाते हैं कि किस तरह से डेवलप किया। वैसे ही आप राखी गढ़ी में जाएं तो मड स्ट्रक्चर है, लेकिन बहुत ही एलोबरेट और थिक मड स्ट्रक्चर है जो उस समय के एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के बनाया गया था, क्योंकि बारिश, हीट और जो थे उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डेवलप किया गया। तो साइंटिफिकली दे आर वेरी इनोवेटिव। जो टाउन प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग ऐसा लगता है कि आज के जो मॉडर्न टाउन हैं, खासकर चंडीगढ़ और ऐसे टाउन जिसमें राइट एंगल पे सेक्टर काटे गए हैं और सारी व्यवस्था उसमें है, नालियों की व्यवस्था है, कवर ड्रेन की व्यवस्था है, तो वो सारे एलिमेंट उस समय भी दिखाई दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें एक्सकवेशन में मिली है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो उस समय 2 व्हील, चाहे वो हमारा कार्ट हो या चैरियट हो, 2 व्हील का बैलेंस हमने उस समय जान लिया था, 3000 BC में जान लिया था, जबकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में 4 व्हील पे चल रहा था। तो हमने 2 व्हील पे बैलेंस करना जान लिया था। उसमें बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले हैं जिससे आज का हम थेडोलाइट कह सकते हैं, जिससे अलाइनमेंट देखा जा सकता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी मिले हैं। सेमी प्रीशियस स्टोन्स को कार्व करना, उसके बीड बनाना, ये एक इम्पॉर्टेंट आर्ट उस समय डेवलप हुआ, क्योंकि उसमें बड़े बीड को ड्रिल करना इतना आसान नहीं होता, और वो बीड इतना पॉपुलर था कि वेस्टर्न, खासकर मेसोपोटामिया और वो जगह, यहाँ से वो बीड ट्रांसपोर्ट होता था, यहाँ से जाते थे वो बीड, क्योंकि वो सीक्रेट टेक्नोलॉजी था हमारे यहाँ। और जो स्टोन है उसको हीट करके रेड कलर में वो कन्वर्ट करते थे, जिसे हम कार्नेलियन कहते हैं। तो कार्नेलियन 2 तरह के होते थे, एक ओरिजिनल कार्नेलियन जो स्टोन का ओरिजिनल कलर, लेकिन हीट में कन्वर्ट करने की, बनाने की टेक्निक वो हड़प्पन के पास थी। तीसरा, ब्रॉन्ज का डेवलपमेंट, यानी कॉपर के टूल्स, इम्प्लीमेंट, ऑर्नामेंट्स बनाना, उसके साथ साथ ब्रॉन्ज को बनाना, वो भी डेवलप हो चुका था 2500-2600 BC में। तीसरा, अगर आप ये प्रसाधन की सामग्री भी देखें तो आपको लगेगा ब्यूटीफुल कॉम मिलते हैं, जिसमें कार्विंग्स भी मिलती हैं, एंटीमनी रॉड्स मिलते हैं, यानी आप आँखों में आज भी काजल लगाते हैं, उस समय भी काजल लगाते थे, तो एंटीमनी रॉड्स मिलते हैं। हमें लकड़ी काटने के वेपन्स मिलते हैं, तो और वैरायटी ऑफ पॉट मिलता है जिसमें इंट्रिकेट पेंटिंग्स मिलती हैं, जिससे उस समय का लैंडस्केप, उस समय के आर्ट को भी समझ सकते हैं। तो आर्किटेक्चर, साइंस, क्राफ्ट। दूसरा, अगर आप सील देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट, उस समय जो सील बनती थी उसकी इंट्रिकेट कार्विंग अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे एनिमल डिपिक्शंस हैं, टेराकोटाज मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे, एक गिलहरी से लेके, बंदर, गिलहरी से लेके आपको हर तरह के वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल सबके रिप्रेजेंटेशन हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अपने इन्वायरमेंट के प्रति, अपने वाइल्ड लाइफ के प्रति और डोमेस्टिक एनिमल के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी, इससे समझा जा सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे रिमेंस हैं जो आपको उस समय की पूरी सोसाइटी, उस समय का पूरी तकनीक को दर्शाता है। संभवतः कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ऐसी तकनीक और ऐसा एडवांसमेंट शायद और
दूसरी जगह नहीं हम देख सकते। एक स्टैंडर्डाइजेशन एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आप इतने लंबे दूरी तक सुर्दघई से लेके यानी अफ़गानिस्तान वाले उस एरिया से लेके और कश्मीर तक इतने लंबे दूरी तक आपने एक स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप करना, यानी वेट एंड मेजर्स का स्टैंडर्डाइजेशन, क्योंकि आप तभी आप व्यापार कर सकेंगे। तो वेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, आपको कॉपर और ब्रॉन्ज के मिक्सिंग का स्टैंडर्डाइजेशन, इवन ब्रिक्स बनाने का जो रेशियो है वो भी स्टैंडर्डाइज है। टाउन प्लानिंग का स्टैंडर्डाइजेशन, ये एक यूनिफॉर्मिटी जो है इस कल्चर का, वो अपने आप में अनपैरेलल है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। दिस ब्रिंग्स टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मंजुल कि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी कि रूरल सिविलाइजेशन थी? निश्चित रूप से अर्बन सेटलमेंट था। अगर हम, लेकिन जो अर्बन सेंटर्स हैं जैसे आज भी दिल्ली है, लेकिन उसके सराउंडिंग्स में रूरल सेटलमेंट भी है, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपका अनाज आता है, खेती के से उपजे हुए फल फ्रूट्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो उसी तरह उस समय भी टाउनशिप भी था, और टाउनशिप के साथ सैटेलाइट सेटलमेंट्स भी थे, जहाँ छोटे छोटे सेटलमेंट भी थे। लेकिन जो अर्बन नेचर है साइट का, वो अर्बन है। मैं अर्बन इसलिए कह रहा हूँ कि जो सीलिंग, स्क्रिप्ट और इन सब चीज़ों का एक स्टैंडर्डाइज प्रयोग वो रूरल कल्चर में भी मिल रहा है और बड़े और बिग अर्बन सेंटर्स में भी मिल रहा है। तो इस सोसाइटी की खासियत यही है कि एक यूनिफॉर्मिटी थी, और उसको चाहे छोटा सेटलमेंट हो या बड़ा अर्बन सेटलमेंट हो, दोनों फॉलो कर रहे थे। वैदिक और हड़प्पन सेटलमेंट्स ये अलग अलग थे? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया, क्योंकि वेद हमारे पास अर्लीस्ट रेफरेंस है और संभवतः वर्ल्ड के अर्लीस्ट लिटरेचर है हमारे हाथ में। दूसरा, एक तरफ जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, वो है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अगर दोनों को कंपेयर करें तो पूरा वेद में सरस्वती की चर्चा है, और सरस्वती के तट पे ये पल्लवित पुष्पित हुई। और अगर हड़प्पन कल्चर का लोकेशन को अगर हम देखेंगे तो मोस्टली सरस्वती के किनारे और एक तरफ इंडस के किनारे, यानी सप्त सिंधव या सप्त सरस्वती के किनारे आपको दिखाई देता है। तो ज्योग्राफी भी टैली करता है। दूसरा, अगर वेदों में डेवलपमेंट देखें तो एक जो कैटल्स और उसके डोमेस्टिकेशन और उसका इम्पोर्टेंस और खेती का इम्पोर्टेंस के साथ साथ धीरे धीरे वो डेवलप हो रहा है, और नगरीय सभ्यता का भी उसमें बहुत अच्छे से जिक्र किया गया है। उसके साथ साथ फोर्टिफाइड सिटी का भी जिक्र किया गया है। तो ये सारे एलिमेंट जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मैच करते हैं। तो इसलिए हम ये बहुत अच्छे से ये कह सकते हैं कि हड़प्पन्स या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन और जो वेद, जो अर्लीस्ट हमारा टेक्स्ट है, दोनों कहीं ना कहीं साम्यता रखता है, दोनों एक साथ जुड़े होंगे, ये निश्चित है। क्योंकि आप दूसरे रीजन में जाएं, आप सरस्वती या और दूसरे वैली में जाएं, तो जो वेदों में वर्णन है उससे रिलेटेड चीज़ें या उस तरह के रिफ्लेक्शंस इतने नहीं मिलते हैं। तो ये मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन थी वही वैदिक लोग थे, और उन्होंने ही इन सारी चीज़ों को डेवलप किया था, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, वैदिक रिचुअल्स हो, वैदिक तकनीक हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, आर्किटेक्चर हो, नगरीय सभ्यता हो। इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट का श्रेय मैं ये मानता हूँ कि ये वैदिक और ये दोनों एक ही थे, न कि अलग से कोई आर्यंस आए और उन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन की रचना की। ये सब कपोल कल्पना जैसा लगता है,
क्योंकि जिस टाइम फ्रेम का जिक्र किया जा रहा था 1400 और 1000 BC का कि वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, उसका डेवलपमेंट में उस समय की कल्चर में ऐसा कोई रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक ही थे। हाँ, एक ही। डॉक्टर मंजुल, आपने इतना एक्सकवेशन किया है, बहुत लंबे अरसे से आप ASI के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सराहनीय काम भी कर रहे हैं। ऐसी कोई एक एक्सकवेशन जो आपको बहुत हट करके या बहुत इंटरेस्टिंग या जो आपको बिल्कुल अलग लगी हो अपने करियर में? ऐसे तो सच कहूँ कि हर एक्सकवेशन अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है, एक नया अनुभव है। हर बार ऐसा लगता है कि हाँ, अब जो हम खोद रहे हैं शायद वो सबसे बेस्ट है और सबसे नई चीज़ें प्रकाश में आ रही हैं। और इस मामले में मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में 25 साल के दौरान मुझे बहुत काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने काफ़ी एक्सकवेशन किया अक्रॉस द कंट्री। जो हमने अपना कैरियर धौलावीरा से शुरू किया था, वहाँ से प्रशिक्षण शुरू किया था, उसके बाद अनेकों साइट पे एक्सकवेट किया, जिसमें सरस्वती सिविलाइजेशन की भी कई साइट थी। आदिबद्री एक्सकवेशन से हमने शुरू किया और कई ऐसे एक्सकवेशन किए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हमने आम्बारी और नागालैंड तक एक्सकवेशन किए। यूपी में कई महत्वपूर्ण एक्सकवेशन मैंने किया। फिर पंजाब में एक्सकवेशन किया मर्दखेरा जैसे साइट पे। बिहार में राजा विशाल का गढ़ वैशाली में बुद्धिस्ट साइट का एक्सकवेशन किया। नालंदा के एक्सकवेशन में भी एसोसिएटेड रहा और ऐसे बहुत सारे एक्सकवेशन किए हमने, क्योंकि इंडियन कल्चर को डाइवर्सिटी में समझना, होलिस्टिक अप्रोच में समझना इम्पॉर्टेंट है। शैलोज़ में अगर हम उन चीज़ों को समझते हैं तो शायद एक रीज़न को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन दूसरे रीज़न के साथ उसके क्या कनेक्शंस थे, कैसे डेवलप हो रहा था, इसको हम नहीं समझ पाते। लेकिन उनमें सनौली एक्सकवेशन मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका कारण ही ये था कि इस एक्सकवेशन में शायद मैं बहुत ज़्यादा प्रयोग कर पाया और सिर्फ प्रयोग ही नहीं, इससे जो आउटकम आया और उसको मेरे गुरु और मेंटर पद्मश्री RS बिष्ट ने अपने कई वक्तव्य में, भाषणों में उन्होंने कहा कि ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज है। क्योंकि उन्होंने कहा कि शायद अगर ये नहीं होता तो हम अनुमान ही नहीं लगा पाते कि इस तरह की चीज़ें भी कोई एक्सकवेशन में एक्सकवेट कर सकता है। और उन्होंने अपने एक भाषण में, जो IGNCA के एक लेक्चर में वो चेयर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि उर के एक्सकवेशन जो सर जॉन उली ने किया था, वैसा उससे भी बेहतर एक्सकवेशन ये सनौली का हुआ है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंस को सामने ला पाया है और शायद ये गेम चेंजर होगा भारतीय पुरातत्व में। बिल्कुल। और जैसा कि एक बहुत थ्योरी काफ़ी लंबे अरसे से चलती चली आई थी, एक आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी थी, उस थ्योरी को भी आपके जो एक्सकवेशन है इसने जो डिबंक किया और एक नया पहलू भारत के सामने लेकर के आए। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि एक कल्चर को समझने के लिए फ्यूचर में और क्या कुछ करने की ज़रूरत है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI को, और किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है किसी एक कल्चर को समझने के लिए? देश में क्योंकि हमारा इतिहास जो है बहुत पुराना है, 10,000 सालों का एक बहुत लंबा सांस्कृतिक कंटिन्यूटी है हमारे यहाँ, जो और कंटेम्प्रेरी किसी और कल्चर में नहीं है इतनी कंटिन्यूटी। तो 10,000 सालों का जो इतिहास जो अपने धरती के नीचे समाहित है, दफन है, उन चीज़ों को धीरे धीरे प्रकाश में लाना, खासकर एक खास प्रोजेक्ट को, जैसे सरस्वती के किनारे जो साइट थे उसके अनेकों एक्सकवेशन हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे साइट हैं जिनके एक्सकवेशन से बहुत नई चीज़ें उस संस्कृति के बारे में हम समझ सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है जो अपर गंगा यमुना दोआब में जो साइट्स हैं, क्योंकि ये साइट्स ज़्यादातर फ्लड डिपॉजिट के नीचे हैं,
तो लेकिन बीच बीच में जब कोई खेती में या ऐसी चीज़ों में ये प्रकाश में आ जाता है, और कुछ ऐसी जगह हैं जो नोन है, हमें पता है कि इन जगहों पे और चीज़ें प्रकाशित हो सकती हैं, उन साइट को फ्यूचर में एक्सकवेट करना आवश्यक है। इसके लिए मुझे लगता है कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आने वाले समय में और महत्वपूर्ण होगा। अनेक संस्थाओं को, साइंटिफिक संस्थाओं को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, डेटिंग मेथड्स के लिए अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको साथ लेकर एक रिसर्च ओरिएंटेड काम करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो माउंट्स और अभी बिखरे हुए हैं, जिनको हम प्रोटेक्शन में नहीं ले पाए हैं, उनको फ्यूचर में और हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में और अनेक साइट जो है संरक्षित हो जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अकेले दम पे ये नहीं कर सकती। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी है उसको भी आगे आना होगा। जो स्टेट आर्कियोलॉजी है वो बहुत काफ़ी स्टेट में अभी काम नहीं हो पा रहा है, तो उन स्टेट आर्कियोलॉजी को भी नए सिरे से स्टेट को आगे बढ़ाना होगा। तो जब तक मल्टीपल संस्थाएं इसमें एक साथ नहीं आएंगी और वो काम नहीं करेंगे, तब तक पूरे देश के उसको बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि जो अर्बनाइजेशन है, जो लैंड यूज़ है, वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे उसका रैपिड चेंज होगा, वैसे वैसे और ज़्यादा इंटेंस काम करने की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा मैन पावर, ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत एक चैलेंज है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भी और अन्य ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, कि किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। नहीं, बहुत वैलिड बात सर आपने बोली है कि जिस तरीके से रैपिड यूज़ हो रहा है लैंड का, उसमें थोड़ा सा और एक डेडिकेटेड और कंसिस्टेंसी के साथ और जल्द काम करने की ज़रूरत है। उसमें मुझे लगता है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस जब एक साथ आएंगे तो एक इम्पैक्टफुल काम होगा। एक सवाल मेरा जो रह गया आपसे, मैं बहुत क्विक रिएक्शन आपसे लूँगी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब बात होती है तो सबसे इंटरेस्टिंग एक फैक्ट होता है उसके डिक्लाइन के बारे में, जिसके बारे में अलग अलग थ्योरीज़ हैं कि वो ख़त्म हो गई या पानी की डेथ हो गई तो इस वजह से शिफ्ट हो गई वो सिविलाइजेशन कहीं और। एक्चुअल में आपकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं डिक्लाइन के बारे में? अलग अलग रीज़न में अलग अलग फैक्टर है। जैसे आप अगर कच्छ और उस रीजन की बात करेंगे जहाँ मैरीटाइम ट्रेड से जुड़ी हुई साइट थी, तो वहाँ लोकल फिनोमिना है कि कच्छ का रीजन जो है वो रन ऑफ कच्छ में चेंज होता चला गया, क्योंकि टेक्टोनिक जो लोकलाइज फैक्टर थे टेक्टोनिक मूवमेंट का, उसने वहाँ के उसको उथला कर दिया और पानी जो समुद्र थी आज वो रन में कन्वर्ट हो गया। तो जो मैरीटाइम ट्रेड था वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ और इंटरनेशनल जो हमारा रीच था वो थोड़ा रुक गया। अगर आप सरस्वती और इधर आएंगे तो इधर चूँकि क्लाइमेटिक चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट था, एरिडिटी बढ़ रही थी, और सरस्वती एक टेक्टोनिक मूवमेंट जो लगभग 1900-2000 BC के आसपास आया, और बाटा मारकंडा डिवाइड के नाम से हम उसे जानते हैं, पोंटा साहिब के पास। तो उसमें जो लिंक था ग्लेशियर से वो टूट गया और धीरे धीरे सरस्वती वो झीलों में कन्वर्ट होने लगी और वो बेड ड्राई होने लगा। तो वो एक रीज़न था कि वो धीरे धीरे वहाँ से लोग माइग्रेट होने लगे और नए एरिया में उनकी शिफ्टिंग हुई होगी संभवतः। तो एक फैक्टर, आप राजस्थान की तरफ जाएं तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े ड्यून बन रहे थे क्योंकि एरिडिटी तेज़ी से आई, और यही कारण है कि अब सरस्वती जब पाकिस्तान में इंटर कर, हमारी बॉर्डर से जब पाकिस्तान में अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में जाती है तो धेरावर फोर्ट के आसपास आके वो ड्यून में ढक जाती है, तो आगे उसका सोर्स हमें नहीं दिखाई देता है। एक तरफ कच्छ डिक्लाइन हो रहा था, एक तरफ सरस्वती के प्रॉब्लम आ रहे थे, दूसरी तरफ इंडस और उसमें शायद फ्लड और उसके क्लाइमेटिक चेंज के कारण बहुत सारे फैक्टर वहाँ काम कर रहे थे। तो इस तरह से कल्चर का जो डिक्लाइन एक समय में नहीं होता है, इसके लिए
सैकड़ों साल लगते हैं और वो धीरे धीरे माइग्रेशंस होते हैं। और वो माइग्रेशन कैसे होता है, अगर आप आज पंजाब में जाएं तो आप देखेंगे कि सारे जो नवयुवक लोग हैं वो कोई ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में वहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग हैं अभी भी वहीं हैं, है ना। कुछ लोग अभी भी वहाँ हैं और साल में कुछ लोग आते हैं और फिर उनको भी फोर्स करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए। तो इस तरह से साइट जब रिसोर्सेज की कमी होने लगती है किसी जगह पे तो क्या है, माइग्रेशन शुरू होता है और यही कारण है। और माइग्रेशन पैचेस में होते हैं, कुछ रिसोर्स की तरफ चले जाएंगे, कुछ फर्टाइल लैंड की तरफ मूव करेंगे। यही कारण है संभवतः कुछ लोग जो यमुना और गंगा और उसके दोआब में आए, कुछ लोग अलग अलग जगह उनका मूवमेंट हो गया और इस तरह से कल्चर का डिक्लाइन हुआ क्योंकि रिसोर्स की कमी होने लगी। और वो हमें एक्सकवेशन में रिफ्लेक्ट करता है साइट पे कि किस तरह से जो अर्बन सेटलमेंट था वो कैसे डिक्लाइन हो रहा है और जो सेटलमेंट है वो श्रिंक हो रहा है। तो वो बहुत स्पष्ट परिलक्षित होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मंजुल, आपने इतना टाइम निकाला और मुझे लगता है ये ऐसा सब्जेक्ट है, ये अनएंडिंग सब्जेक्ट है, इस पर डिस्कशन होना और इसकी जो स्टडीज़ हैं वो शेयर करना अपने आप में एक बहुत ही रुचि वाला, इंटरेस्ट वाला विषय है। और एक और एपिसोड करना चाहूँगी बाद में आपके साथ जिसमें मैं आपके एक्सकवेशन साइट पे जा कर के आपसे वहाँ पे समझना चाहूँगी, क्योंकि वो एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि प्रमाण के साथ हम बात कर पाएंगे और लाइव विजुअल्स भी रहेंगे। फ़िलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था वो सभी के दिल के बहुत करीब है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिनौली, और जो चीज़ें सामने आई हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, खासकर जो हमने बात करी है स्टूडेंट्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और निश्चित रूप से हम लोग फिर मिलेंगे और ये स्टूडेंट्स और सब लोगों के लिए तो चूँकि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है उससे लगातार कई वर्षों से जुड़ा रहा और मुझे अच्छा लगता है कि स्टूडेंट्स को अवेयर करना, अपने कल्चर के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में अवेयर करना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।